वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज मैं आपको एक मजेदार मूवी समझाने जा रहा हूं जिसका नाम है वेंडेटा। मूवी की शुरुआत में एक एयरप्लेन लैंड हो रहा है। इसके बाद एक कार दिखाई जाती है जिसमें मूवी का मेन आदमी जिमी वाइकर्स बैठा हुआ है। वो फौज की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है। वो बैठा हुआ एक पूरा मैसेज सुन रहा है जिसमें कोई औरत बोल रही है, बेटा मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम घर ध्यान से आना। इस बात को सुनकर तो ऐसे ही लगता है जैसे वो जिमी की माँ हो। जिमी घर जाते हुए बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रहा है। घर पहुंचने के बाद वो अपने ग्रिफिन नाम के दोस्त का मैसेज सुनता है जो जिमी को दिलासा दे रहा होता है। यहाँ से कुछ समझ में आ जाता है कि जिमी की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी दिखाई देता है। अब अगले सीन में जिमी किसी बार में जाता है और वहाँ के मालिक डेब्स और टेरी से सवाल जवाब करता है। वो बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि उस दिन हादसे के समय क्या हुआ था? जिसके जवाब में टेरी बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये बात सुनकर जिमी बोलता है, तुम उस समय मेरी मम्मी पापा के घर से 50 यार्ड की दूरी पर ही तो थे। इतनी दूर से चिल्लाने की आवाज तो आराम से सुनाई देती है। टेरी को ये बात पसंद नहीं आती और वो बोलता है, अगर तुम यहाँ कुछ गड़बड़ करने आए हो तो तुम पहले यहाँ से चले जाओ। अब जैसा कि जिमी दुखी होने के साथ साथ काफी गुस्से में भी है, इसलिए ये बात सुनकर जिमी टेरी की कॉलर पकड़ता है और उसकी खूब पिटाई करने लगता है। तभी डेब्स जिमी को रोकते हुए बोलती है, टेरी तुम्हें जो भी पता है वो सब कुछ इसको बता दो। अब टेरी बताता है कि हाँ, मैंने उस रात फायर ब्रिगेड को फोन किया था। वो आगे बोलता है कि मैंने रात को किसी गैंग के 4 लोगों को देखा था जो कि एक घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। टेरी साथ ही साथ बताता है कि उसने जिमी के पापा की चीख भी सुनी थी, लेकिन वो सभी चीजें खिड़की से देखता रहा क्योंकि वो खुद भी डरा हुआ था। अब जिमी एक जले हुए गैरेज में आता है। ये गैरेज पूरी तरह से एक जले हुए घर में है और लगता है इसी घर में जिमी की मम्मी पापा को मारा गया था। वो इधर उधर देखता है और उसको एक फोटो मिलती है। वो उस फोटो में अपने मम्मी पापा को देखकर और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। अब हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखा जाता है। जिमी की मम्मी पापा अपने उसी घर में हैं जिसमें उनको मारा गया था। जिमी की मम्मी जिमी के पापा जॉर्ज से बोलती है, हमारा बेटा आने वाला है, आप गार्डन की थोड़ी साफ सफाई कर दो। दोनों अपने बेटे के इंतजार में बैठे होते हैं और बहुत ही खुश भी हैं। इसलिए जॉर्ज बोलता है, जब मैं वापस आऊंगा तब गार्डन की सफाई कर दूंगा। दूसरी तरफ किसी गैंग के 4 लोग नशा कर रहे होते हैं और अपने अगले शिकार को लूटने के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है, हमारा अगला शिकार एक ऐसा इंसान हो जो कि रोज ही कैश लेकर बैंक से आता जाता हो। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बैंक में पैसे जमा करवा रही है। जैसे ही वो लड़की बैंक से बाहर आती है, गैंग के 4 लोग खरगोश वाले मास्क पहनकर उसका पीछा करने लगते हैं। एक जगह पहुंचकर वो 4 लोग अपनी गाड़ी उस बैंक वाली लड़की की गाड़ी के सामने खड़ी कर देते हैं। फिर लड़की को खींचकर बाहर निकाला जाता है और गैंग का एक आदमी पैसों की तलाश करता है, लेकिन उसको गाड़ी में पैसे नहीं मिलते। अचानक ही वहां से जॉर्ज गुजर रहा होता है और ये सब देखकर वो अपनी गाड़ी रोक देता है। गैंग के 4 लोग जॉर्ज से जाने को बोलते हैं और एक आदमी तो जॉर्ज के बेसबॉल बैट भी मार देता है, लेकिन अंकल जॉर्ज भी खतरनाक है। वो वापस उस बेसबॉल बैट को उस चोर पर मारते हैं। अब वो बाकी के चोरों का सामना करते हुए बोलते हैं, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारी भी पिटाई करूंगा। गैंग का एक आदमी चाकू दिखाकर जॉर्ज को डराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस के आने की आवाज आती है। इसी वजह से वो चोर यहाँ से भाग जाते हैं। जल्दी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। अपनी गवाही में जॉर्ज बोलता है, मैं तो बस उस आदमी को रोकने की कोशिश कर रहा था, मैं इसको मारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन चीफ इंस्पेक्टर हॉलैंड जॉर्ज को ताना मारते हुए बोलता है, अंकल जी आपको हीरो बनकर ये बैट चलाने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए था। वो एक आदमी को मारने के लिए फिर जॉर्ज को गिरफ्तार करने का तय करता है। अब बाद में दिखाया जाता है कि 3 बचे हुए चोर अपने बॉस वॉरेन के पास जाते हैं और बताते हैं कि कैसे चोरी के दौरान उन लोगों के साथ कुछ गड़बड़ी हो गई थी। जब वॉरेन अपने भाई के बारे में पूछता है तो उसको पता चलता है कि उसका भाई मारा जा चुका है। अब वो अपने भाई के मरने वाली बात को सुनकर बड़ा हैरान और दुखी हो जाता है। अपने भाई को खोने की वजह से वॉरेन बहुत गुस्से में है और वो अपने आदमी को कहता है कि जिसने भी उसको मारा उसे खत्म कर दो। जब जॉर्ज पुलिस स्टेशन से वापस घर आता है तो उसके पीछे पीछे गैंग के लोग भी घर पहुंच जाते हैं। उन सभी के साथ वॉरेन भी आया होता है और अब वो लोग जॉर्ज का दरवाजा खटखटाते हैं। 2 आदमी घर के सामने वाले दरवाजे पर होते हैं और 2 आदमी घर के पीछे वाले दरवाजे पर खड़े हैं। गैंग के लोगों में से एक आदमी बोलता है कि वो जिमी की माँ का बलात्कार करने वाला है। जॉर्ज के मुंह पर एक चाकू लगाया हुआ है और उसको दीवार के सहारे खड़ा भी किया हुआ है। एक चोर बोलता है कि बूढ़े, तुम्हें उस दिन हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं थी, अब तो तू अपनी हीरोपंती के लिए मारा जाएगा। जॉर्ज और उसकी पत्नी को गैरेज में ले जाया जाता है और दोनों को कुर्सियों पर बांध दिया जाता है। दोनों के ऊपर फिर पेट्रोल डाला जाता है। बेचारे जॉर्ज और उसकी पत्नी रो रहे होते हैं और तभी वॉरेन एक लाइटर जलाकर उन दोनों को जिंदा ही जला देता है। दोबारा प्रेजेंट समय में दिखाते हैं, जिमी अपने घर के जले हुए गैरेज में खड़ा है। उसका दोस्त ग्रिफिन जिमी को बताता है कि तुम्हारे पड़ोसियों ने उस रात 11 बजे एक तेजी से जाती हुई BMW कार देखी थी, लेकिन वो गाड़ी का नंबर देख नहीं पाए थे। ग्रिफिन आगे बोलता है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जिस गैंग के साथ तुम्हारे पापा की लड़ाई हुई थी उन्होंने ही ये सब कुछ किया हो।
लेकिन सच बताऊं तो पुलिस के पास इस सब का कोई सबूत नहीं है। जिमी ग्रिफिन को बोलता है कि तुम मुझे चोरी से जुड़े कैमरा रिकॉर्डिंग्स भेज देना, और ऐसा बोलकर वो रोते हुए वहां से चला जाता है। अगली सुबह जिमी अपने माँ बाप की कब्र पर जाता है और उनको श्रद्धांजलि देता है। अब वो चर्च में बैठा हुआ होता है और तभी वहाँ उसकी पत्नी मॉर्गन आती है। अब हमें पता चलता है कि यह हादसा होने से पहले जिमी और मॉर्गन के बीच तलाक होने वाला था। मॉर्गन बोलती है कि मैं तुमसे 5 बार बात करने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इसकी वजह से तुम मम्मी पापा के क्रियाक्रम पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन तभी मॉर्गन को महसूस होता है कि जिमी बहुत ही बुरे समय से गुजर रहा है, इसलिए वो उसको दिलासा देने के लिए बोलती है, मेरी इस बात के लिए मुझे माफ कर दो, तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जब चाहो मेरे घर पर रुक सकते हो। अगले दिन जिमी और ग्रिफिन मिलते हैं। ग्रिफिन बोलता है, जिस BMW कार के बारे में मैं तुमको बताने वाला था, वो कार वॉरेन नाम के एक आदमी की है। मैंने उसके बारे में पता लगाया और मुझे ये पता चला है कि वॉरेन उस आदमी का ही भाई है जिसको तुम्हारे पापा ने गलती से मार दिया था। अब वो जिमी को चोरी वाले दिन की कैमरा रिकॉर्डिंग्स देता है। अब रात के समय जब वॉरेन जिम के बाहर आता है तो कोई उसकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार देता है। वॉरेन अपनी गाड़ी से बाहर आता है और उसको टक्कर मारने वाली गाड़ी में जिमी मिलता है। अब वॉरेन जिमी को गलत बातें बोलने लगता है, यहाँ तक कि गाली भी देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो गलत आदमी के साथ पंगा ले रहा है। जैसा कि जिमी फौज के लिए खुफिया एजेंट का काम करता है, इसीलिए वो बड़ी आसानी के साथ वॉरेन को मार सकता है और मारता भी है, और फिर वो बेहोश हो जाता है। जब वॉरेन को होश आता है तो वो देखता है कि उसको कार के आगे वाली सीट के साथ बांधा हुआ है। जिमी वॉरेन की गाड़ी के ऊपर पेट्रोल डाल रहा होता है। अब जिमी बोलता है, क्या तुम्हें वो बूढ़ा आदमी और औरत याद है जिनको तुमने कुछ दिन पहले जिंदा जलाया था? ये बात सुनकर वॉरेन बिल्कुल भड़क जाता है और बोलता है, मैंने जो किया था वो बिल्कुल सही था। अपनी गलती से माफी मांगने की जगह वो जिमी को बोलता है, मैंने तेरी माँ को मारने से पहले उसकी इज्जत भी लूटी थी। अब अपनी भावनाओं को काबू करते हुए जिमी बोलता है, तुम मुझे अपने साथियों का नाम बता दो जिन्होंने ये सब कुछ किया था, इसके बदले में मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जैसे ही वॉरेन बाकी लोगों का नाम बताता है, जिमी एक सिगरेट जलाता है और वॉरेन की गाड़ी में आग लग जाती है। बाद में जिमी अपनी पत्नी मॉर्गन के घर पर जाता है, लेकिन चोट लगने की वजह से वो ठीक से बात भी नहीं कर पाता। जब जिमी खड़ा होता है तो मॉर्गन को महसूस होता है कि जरूर कोई ना कोई तो गड़बड़ हुई है। तभी मॉर्गन का ध्यान शर्ट पर लगे खून पर जाता है और वो जिमी को अंदर ले जाकर उसके घाव को सिल देती है। वैसे तो दोनों एक दूसरे से तलाक लेने वाले थे, लेकिन इस हादसे की वजह से वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसी वजह से जिमी आज रात मॉर्गन के घर पर रुक जाता है। अगले दिन वॉरेन के मर जाने की खबर सभी जगह फैल चुकी होती है, लेकिन सभी को पता चलता है कि वॉरेन गैर कानूनी काम करता था। जैसे ही वॉरेन के एक आदमी रॉब को इस बारे में पता चलता है तो वो और उसके और साथी कहीं पर जाते हैं। रॉब और लियोन वॉरेन के बिजनेस पार्टनर कैलेब के पास जाते हैं और उनको लग रहा है कि वॉरेन की मौत के पीछे कैलेब का ही हाथ है, क्योंकि कैलेब और वॉरेन के बीच पैसों के हिस्सों को लेकर थोड़े पंगे चल रहे थे। दोनों कैलेब का दरवाजा खोलते हैं और उसके ऊपर हमला ही कर देते हैं, लेकिन कैलेब बताता है कि उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। कैलेब को उसकी गर्लफ्रेंड आकर बचाती है। तब कैलेब बोलता है, वॉरेन की मौत के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है और तुम लोग आज के बाद यहाँ दिखना भी मत। रात के समय ग्रिफिन जिमी से मिलता है और बोलता है, तुम्हें कानून को अपने हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ग्रिफिन बोलता है, घूसखोर पुलिस वाले ऐसे बदमाशों को कभी नहीं रोक पाएंगे। वो आगे बोलता है कि पुलिस वाले बस लोगों से गवाह इकट्ठा करते रह जाते हैं और गुनाह करने वाला इंसान पुलिस पर हंसता रहता है। अब ग्रिफिन एक जगह पर जाता है जहाँ उसको पता चलता है कि एक आदमी को कुछ चोर लूटने की कोशिश कर रहे थे और उन चोरों ने उस आदमी को जान से भी मार दिया है। ग्रिफिन को पुलिस की गलतियों का तब महसूस होता है जब चीफ हॉलैंड बड़ा बेशर्म बनते हुए बोलता है, इस आदमी को चोरों की बात मान लेनी चाहिए थी, फालतू में हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। तभी ग्रिफिन बोलता है, ये बेचारा आदमी तो अपने काम को बचाने की कोशिश कर रहा था, अगर वो अपनी चीजों को लूटने देता तो वो अपना घर कैसे चलाता। इसके जवाब में हॉलैंड बोलता है, अरे तू इतना ना सोच, तू शांत हो जा। इस आदमी की पत्नी इंश्योरेंस के बहुत सारे पैसे लेगी और फिर ये सभी वापस से खुश हो जाएंगे। इस सब के दौरान जिमी अपना शिकार जारी रखता है। वो गैंग के अगले आदमी रियान को ढूंढ लेता है। जिमी रियान को खाली पड़ी एक जगह पे लेके जाता है और उसको एक कुर्सी पर बांध देता है और रियान का मुंह खुला रखने के लिए उसके मुंह में कुछ लगा भी देता है। जिमी को वो सभी तरीके पता हैं जिनसे वो किसी इंसान से बातें निकलवा सकता है, लेकिन वो उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल अपना बदला लेने के लिए कर रहा होता है। वो रियान के मुंह में सीमेंट डालता है और दम घुटने की वजह से रियान की मौत हो जाती है। अगले दिन पुलिस को रियान की लाश मिलती है जो ऊपर से लेकर पेट तक सीमेंट से जमी हुई है। हॉलैंड को ये केस बहुत मजेदार लग रहा होता है। उसको लग रहा है कि अगर वो इस केस को सुलझा देगा तो उसको प्रमोशन मिल जाएगा। इसके बाद टेरी अपने बार की कैमरा रिकॉर्डिंग्स हॉलैंड को दिखाता है। रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिख रहा है कि जिमी किसी बेहोश हुए आदमी को अपनी गाड़ी में डाल रहा था। वैसे डेब्स ने टेरी को बोला था कि तुम ये वीडियो किसी को मत दिखाना, लेकिन टेरी बोलता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि जॉर्ज के घर की तरह मेरा घर भी पूरी तरह से जल जाए। अब पुलिस मॉर्गन से पूछताछ करने जाती है और मॉर्गन को झूठ बोलती है, नहीं, जिमी मेरे घर तो नहीं आया। बाद में जिमी किसी जगह कुछ खरीद रहा होता है और तभी उसको देखकर 2 पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं।
जैसे ही वो जिमी को गिरफ्तार करने वाले होते हैं, अचानक ही वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है। दो तगड़े तगड़े आदमी गाड़ी से बाहर आते हैं और पुलिस वालों को खूब मारते हैं, जिसकी वजह से जिमी को भागने का मौका मिल जाता है। तभी कर्नल लीच गाड़ी से बाहर आता है और उसको देखकर जिमी हैरान हो जाता है। जिमी फौज के लिए एक बहुत ही काम का आदमी है, इसलिए कर्नल लीच उसको खुद लेने के लिए आया हुआ है। लीच बोलता है, मैं तुम्हें 48 घंटे देता हूँ, जो भी तुमने रायता फैलाया तुम उसको जल्दी से जल्दी साफ कर दो और वापस हमारे साथ चलो। दूसरी तरफ ग्रिफिन अपने साथ काम करने वाले आदमी जोई के पास आया है। वो जोई को बोलता है कि दोस्त, तुम इस केस पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये बात सुनकर जोई को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो बोलता है, क्या तुम जानते हो कि इन लोगों की जान किसने ली है? ग्रिफिन बोलता है कि ये सब मेरा दोस्त जिमी कर रहा है। इन गैंग के लोगों ने उसके माँ बाप को बहुत बुरी तरीके से मार डाला था, इसीलिए वो बदला लेना चाहता है। जोई के हिसाब से जिमी बदला लेने के लिए पागल हो चुका है, लेकिन ग्रिफिन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हॉलैंड भी पागल हो चुका है। वो इस केस पर इसलिए ध्यान दे रहा है ताकि वो प्रमोशन पा सके। और दोस्त, मैं सच बताऊं, अगर हॉलैंड को प्रमोशन मिल गई तो वो पुलिस की बहुत बड़ी बदनामी करवाएगा। वो इंसान बहुत ही ज्यादा लालची आदमी है। अब जिमी वापस से अपना बदला लेने के लिए पहुंच चुका है और अब की बार तो उसको किसी बात का डर भी नहीं है, क्योंकि आर्मी उसके साथ है। ऐसा होने से उसको कोई पकड़ भी नहीं सकता। अब लियोन दिखाया जाता है, जो कि अय्याशी वाले किसी क्लब में बैठा हुआ है। उसके पास रियान की फोटो आती है जो मर चुका है और ये देखकर उसको खतरा महसूस होता है। वो जल्दी से बाहर भाग जाता है, लेकिन जल्द ही जिमी उसको पकड़कर बेहोश कर देता है। होश आने पर लियोन देखता है कि वो जमीन पर पड़ा हुआ है। उसके नीचे का शरीर एक गेट से बंधा हुआ है और ऊपर का शरीर जिमी की कार से बंधा हुआ है। लियोन बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। ये बात सुनकर जिमी और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो कोई दया दिखाने के मूड में नहीं है। वो कार में जाता है और गाड़ी को पूरी स्पीड से चलाने लगता है। ऐसा होने से लियोन का शरीर दो हिस्सों में टूट जाता है। अगले दिन कर्नल लीच हॉलैंड से बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। लीच बोलता है कि हॉलैंड, जिमी के खिलाफ इकट्ठा किए गए सभी सबूत मुझे दे दो। जिमी फौज का एक जरूरी आदमी है, उसको पकड़कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर हॉलैंड बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और अगर आप कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश करोगे तो आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा। अब लीच जिमी की हिम्मत से जुड़ी 2009 की एक कहानी सुनाता है। 2009 में आर्मी को एक आतंकवादी मिला था जो कि ब्रिटेन में बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी में था, लेकिन आतंकवादी ने इस हमले से जुड़ी कोई भी बात बताने से मना कर दी। सभी लोगों ने उस आतंकवादी से जानकारी निकालने की कोशिश की थी, लेकिन जिमी ने उस आदमी का मुंह 10 मिनट में खुलवा दिया। लीच आगे बोलता है कि जिमी जैसे आदमी मौत से नहीं डरते, वो तो मौत को बाहें खोलकर गले लगाना चाहते हैं। आखिर में लीच धमकी देते हुए बोलता है, जिमी गैंग के सभी लोगों को जान से मारकर गायब हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हॉलैंड इस चुनौती को मानते हुए बोलता है कि मैं आपके जिमी को जरूर पकड़ लूंगा। जाने से पहले कर्नल लीच बोलता है कि अगर तुमने जिमी पर उंगली भी उठाई तो तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस कमिश्नर आर्मी चीफ से मिलने आया हुआ है, क्योंकि आर्मी ने उसको वहां बुलाया था। आर्मी चीफ सीधे अपनी बात पर आता है कि देखिए, आपके पुलिस वाले जिमी नाम के हमारे आदमी को पकड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं चाहता कि जिमी को गिरफ्तार किया जाए। जिमी के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बताया जाता, लेकिन ये बात जरूर बताई जाती है कि कैसे जिमी आर्मी के लिए एक जरूरी आदमी है। आर्मी चीफ बोलता है कि मैं चाहता हूं आप लोग जिमी से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन की सभी बातें मुझे देते रहना। बाद में रात के समय दिखाते हैं तो जिमी गैंग के बचे हुए उस आखिरी आदमी को भी पकड़ लेते हैं जिसने अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर जिमी के माँ बाप को मारा था। जिमी रॉब नाम के उस आदमी को पकड़कर एक ड्रग डीलर के पास लेके आता है। वो रॉब से दरवाजा खटखटाने को बोलता है। फिर जिमी गैंग का सामना करने के लिए रॉब का इस्तेमाल एक ढाल की तरह करता है, लेकिन जल्द ही रॉब वहां से भाग जाता है। जिमी कैलेब को छोड़कर गैंग के सभी आदमियों को मार देता है। अब जिमी कैलेब को एक कुर्सी से बांधता है और फिर एक बाल्टी लेकर उसमें कुछ केमिकल्स मिलाने लगता है। ये वही केमिकल्स हैं जिसकी मदद से गैंग के आदमी ड्रग्स बनाया करते थे। अब जिमी वहां पड़ा सारा पैसा केमिकल वाली बाल्टी में डालता है, जिससे सारे नोट्स खराब हो जाते हैं। ऐसा करते ही वो सारे केमिकल कैलेब के ऊपर डाल देता है, जिससे उसका शरीर पिघलने लगता है। इस सब के दौरान हॉलैंड को पता लगता है कि ग्रिफिन जिमी तक पुलिस की जानकारियां पहुंचा रहा है, इसलिए वो ग्रिफिन से पूछता है कि तुम्हारा दोस्त इसके बाद किसको मारने वाला है। लेकिन ग्रिफिन कुछ भी बताने से मना कर देता है और बोलता है, सर आपको जिमी के रास्ते में नहीं आना चाहिए। लेकिन हॉलैंड के ऊपर तो जिमी को पकड़ने का भूत सवार है। उसके सीनियर्स के मना करने पर भी वो जिमी को पकड़ने में लगा हुआ है। हॉलैंड को गैंग के बच्चे में उस आखिरी आदमी का पता लग जाता है जो कि हॉस्पिटल में है। अगले सीन में रॉब जिमी के घर में आया हुआ है और कुछ चीजों की तलाश में लगा हुआ है। कुछ टाइम बाद जिमी रॉब का पता लगा ही लेता है और उसको लेकर समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। उसने रॉब के हाथ बांधे हुए हैं और फिर रॉब को घुटनों के पर बैठाता है। जिमी फिर एक इंजेक्शन निकालता है और बोलता है,
इसमें भरा हुआ केमिकल एक ऐसा केमिकल है जो किसी इंसान के शरीर को अंदर से जलाता है। तभी रॉब जिमी के मुंह पर थूकता है और बोलता है, पहले तू जाकर मेरी गाड़ी की डिक्की देख। जिमी गाड़ी खोलकर देखता है और तब जाकर उसको पता लगता है कि रॉब ने मॉर्गन को जान से मार दिया है। दुख से भरा हुआ जिमी अपनी बंदूक की सारी गोलियां उस रॉब पर तान देता है। तभी वहां हॉलैंड के साथ पुलिस की एक टीम पहुंच जाती है। वहां ग्रिफिन भी आता है और बोलता है हॉलैंड ने ही रॉब को हॉस्पिटल से जाने दिया था, जिसकी वजह से आज जिमी की पत्नी मारी गई है। हॉलैंड जवाब में बोलता है कि मैंने रॉब को इसलिए जाने दिया ताकि मैं जिमी को पकड़ सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जिमी की पत्नी को मारने के चक्कर